रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है। सो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे, एरिया पे, दैट मींस रेजिस्टिविटी, एंड सेकंड थिंग इज डायमेंशन, थर्ड इज टेम्परेचर, एंड द फोर्थ वन इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट। तो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, तो आगे स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ में। देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। आपको फाइंड करना है कंडक्टर का रेजिस्टेंस। आपको कुछ इस तरीके का एक रेजिस्टर दिया हुआ है, मतलब सॉरी एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें इसकी रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, ठीक है। R1 और R2 रेडियस गिवन है आपको। क्या गिवन है? R1 एंड R2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। अब करंट जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, देखिए यहाँ पे करंट जो है वो यहाँ पे फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, रेडियस गिवन है R1 एंड R2, दो सिलेंडर्स लिए हुए हैं, दोनों का जो रेडियस है वो आपको गिवन है R1 एंड R2। तो आपको इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं कल हमने वो कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस फाइंड किया था, समझ में आ रहा है? ठीक है, जहां से करंट पास हो रहा है उसका लेंथ और उसका एरिया कंसीडर करना है आपको। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा। देव मोदी, रेजिस्टेंस कितना आएगा बताइए। यस सर। रेजिस्टेंस कितना आएगा? सर R1 और R2 किसकी किसकी रेडियस, सिलेंडर की। मतलब R1 किसकी और R2 किसकी है? मतलब ये R1 है, जो छोटा वाला है वो R1 है, बड़ा वाला है वो R2 है। R2 इज ग्रेटर देन R1 है। ओके सर, रॉ L अपन पाई R2 स्क्वायर। रो L अपॉन पाई, काव्या, काव्या, रो रो L by pi R1 square. विश्व, So rho L by pi R2 minus R1 का स्क्वायर। तनिष्क, तनिष्क, हाँ सर। रो L बाय पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रो L बाय पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये आपका रेजिस्टेंस आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए,
आप सभी को आवाज आ रही है प्रॉपरली? हाँ सर। Yes, sir. अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन। ये R1 रेडियस है, ठीक है, और ये है आपका R2 रेडियस। फाइन। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है। ओके, अब इसके लिए रेजिस्टेंस फाइंड करो, फाइंड द रेजिस्टेंस। आप बताइए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें वेरिएबल क्या है ये बताइए सबसे पहले। तो क्या है जो वेरी करेगा? क्या इसमें हम डायरेक्टली R इज इक्वल्स टू रो एल बाई अप्लाई कर सकते हैं? यस और नो पहले तो बताइए। देखिए यहाँ पर रेडियस जो है आपको पता है ये R1 है और ये रेडियस है R2। अब आपको पता है कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, दिस इज क्रॉस सेक्शन व्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि जो वेरिएबल आता है तो आपको R पे जाके dr एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, R पे जाके dr एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, R पे जाके dr ले लिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से R डिस्टेंस पे जाके देखिए यहाँ सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पे एक dr एलिमेंट ले लिया, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे R डिस्टेंस पे जाके dr एलिमेंट का, तो dr एलिमेंट की वजह से जो रेजिस्टेंस मिल रहा होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो मैं उसको लिखता हूँ dr इज इक्वल्स टू रॉ l, मतलब dr इज योर लेंथ, dr क्या है आपकी लेंथ है, अपॉन एरिया। तो एरिया बताइए, एरिया क्या लिख सकते हैं इसके लिए? तो एरिया लिखा जाएगा 2 पाई आर एल, ये लेंथ है ना, तो एरिया लिखा जाएगा 2 पाई आर एल, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं dr हमने ले लिया रॉ dr बाय 2 पाई आर एल, ठीक है। लेकिन ये जो dr है, जो हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो कहां से कहां वेरी करेगा, इट इज R1 से लेके R2 तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लिमिट लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कोई यही ले लेता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 से लेके R2 तक रॉ dr बाय 2 पाई आर एल, ठीक है। अब आप इसमें dr को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा r, देन रॉ 2 पाई एल इंटीग्रेशन R1 से लेके R2 तक 1 अपॉन r dr। अब आप सभी जानते हैं 1 अपॉन r dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है कि नहीं होता? 1 अपॉन x dx का Yes. इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है।
तो R इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, रो बाय 2 पाई L, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे देन यू विल गेट ln R2 by R1। इंटीग्रेशन में करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको आना हो चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, R इज इक्वल्स टू रो बाय 2 पाई L ln R2 by R1। बोलो क्लियर है? एनीवन हैज एनी डाउट? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नो सर। ग्रेट। नेक्स्ट देखिए, जिसको डाउट हो वो बोल देना, ठीक है, मैं अब बार बार नहीं पूछूंगा। ओके चलिए, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द स्फीयर, सॉरी, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्फीयर। आपको एक स्फीयर दिया है, उसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से है, ये एक स्फीयर है, इसके अंदर एक और स्फीयर बना देता हूं, ठीक है। इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द स्फीयर। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन सेम चीज आपको जो दिखाई दे रही है, एरिया इज गोइंग टू वेरी, ठीक है। तो R पे जाके dr लेंगे, यहां पर भी वही करना है। देखिए आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? हेलो, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R पे जाके dr डिस्टेंस ले लेंगे। तो ये देखो, ये यहाँ से R डिस्टेंस पे जाएंगे और R डिस्टेंस पे जाके ये dr एलिमेंट ले लेंगे। ये है आपका dr एलिमेंट। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सो नाउ R पे जाके dr डिस्टेंस हम लेंगे, तो अगेन यहाँ पर dr जो लेंगे रेजिस्टेंस स्मॉल r पे जाके dr डिस्टेंस के लिए वो कितना लिखेंगे, तो रो dr जो लेंथ है बेटा, लेंथ को हम रिप्लेस कर रहे हैं dr से, ठीक है, अपॉन एरिया। तो एरिया कितना आएगा स्फीयर का, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। अब अगेन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा बेटा, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे R1 से लेके R2 तक, ये आपका R1 और ये आपका R2, ठीक है। अब 1/r² dr है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² dr आप करेंगे, इसमें सबसे पहले रो बाय 4 पाई इसको ले लिया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx क्या होता है, -1/x होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/r। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो R1 से लेके R2 तक लिमिट लिया हुआ है। अब हमें इसमें, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो बाय 4 पाई इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपका क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। इससे आगे हम देखेंगे अब, एनीवन हैज एनी डाउट? ओके सर So वो now लाइट let's- खोलो ना, स्क्रीनशॉट लेना था। डन सर। नेक्स्ट देखिए, सपोज जैसे कि आपने जैसे अभी तक हम पढ़ चुके हैं दैट रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू क्या होता है,
रेजिस्टेंस को हमने स्टडी किया 2ml बाय Ne² tau into A, राइट? यही पढ़ा रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टिविटी के लिए हमने स्टडी किया था कि रेजिस्टिविटी होता है 2m बाय Ne² into tau, ये आपका हो जाता है रेजिस्टिविटी। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि जैसे कि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, डायमेंशंस पे, और तीसरा डायरेक्शन ऑफ करंट पे। ये तीन चीजें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। द फोर्थ थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, इट इज अबाउट द टेम्परेचर। सो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑल्सो। तो मान लीजिए हमारे पास में दो चीजें हैं, एक है कंडक्टर और दूसरा है सेमीकंडक्टर। एक क्या है? कंडक्टर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कंडक्टर के बारे में बताता हूँ। देखिए कंडक्टर जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस और नो? तो जब कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, अगर यहाँ पर आप टेम्परेचर को रेज करते हो, रजिस्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कंडक्टर, ठीक है? अब आप मान समझिए कि कंडक्टर के केस में अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को क्या किया? इंक्रीज किया। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? देखिए कंडक्टर को इंक्रीज करने की वजह से क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्या वो इंक्रीज होंगे? यस और नो? यस सर। भाई कंडक्टर के अंदर तो पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है? तो पहली चीज, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑलरेडी बेटा है, तो कुछ फ्री नहीं होना है यहाँ पे। पहली चीज तो ये समझ लो। दूसरी चीज ये समझनी है कि यहाँ पर 2m और E ये तीनों कैसी चीजें हैं? कांस्टेंट। तो इसके अंदर तो कोई वेरिएशन आने वाला है नहीं, ना ही तो लेंथ चेंज होगी, ना ही तो उसका एरिया चेंज होगा। चेंज क्या हो सकता है? तो एक चेंज हो सकता है n और दूसरा चेंज हो सकता है टाउ। ये दो चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं यहाँ पर विद द रेज इन द टेम्परेचर। अगर आप यहाँ पे देखो तो टेम्परेचर को रेज करने पे कंडक्टर के केसेस के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी होते ही हैं उसके अंदर, ठीक है? n जो है तो उसे हम कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी देयर, तो उसमें तो कोई वेरिएशन होगा नहीं। तो वेरिएशन क्या आ सकता है? तो वेरिएशन आ सकता है टाउ, जिसे हम कह सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम में क्या वेरिएशन आता है वो समझिए। क्या वेरिएशन आता है रिलैक्सेशन टाइम में? रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अब आप बताइए कि मान लो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। जब मूवमेंट फास्ट हो जाएगी इसका मतलब एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल मिल रहा था वो कम हो जाएगा। इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? तो रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा डिक्रीज। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इसका मतलब हाँ, यहाँ पे देखिए रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। ये हो गया कंडक्टर के लिए। किसके लिए हो गया ये? कंडक्टर के लिए। अब आगे समझिए ना, सेकंड वन इज सेमीकंडक्टर। सेकंड वन इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है वो देखिए। तो सेमीकंडक्टर के केसेस के अंदर सबसे पहले तो आप सभी को एक चीज पता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लेस।
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, उस टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से, किसको इंक्रीज करने की वजह से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग बाय द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। किसमें, सेमीकंडक्टर के अंदर, किसमें, सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है। सो बाय रेज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, तो वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आप एक चीज समझिए कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो ऑल टुगेदर क्या इफेक्ट आएगा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इंक्रीज हो रहे हैं वो, उसका इफेक्ट कंपैरेटिवली रिलैक्सेशन टाइम की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो रहे हैं उसका इफेक्ट कंपैरेटिवली रिलैक्सेशन टाइम से ज्यादा होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। अरे सॉरी, आप n को बढ़ाओगे, अगर n इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ना, ये चीज क्लियर है सभी को? चलिए देखिए, अच्छा आगे देखिए। अब यहाँ पर हमने देखा रेजिस्टेंस के बारे में, किसके बारे में देखा, रेजिस्टेंस के बारे में। Now if there is a small amount of change, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और उसकी वजह से there is a small amount of change in the resistance come, तो हम उसे लिखते हैं dr। क्या लिखते हैं, dr। dr is proportional to r naught। इसमें dr जो होता है वो क्या होता है, small amount of change in resistance। क्या लिखते हैं, small change in रेजिस्टेंस, ये होता है आपका dr। बोलो क्लियर है, ये क्या होता है आपका dr हो जाता है, तो स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस। अच्छा दूसरी चीज, ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज आता है वो किसके प्रोपोर्शन में होता है, तो वो चेंज इन टेम्परेचर, किसके प्रोपोर्शन में होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये dt हो गया, जिसे हम कहेंगे स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। क्या लिखते हैं, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है यहां तक? अब जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। तो आर नॉट क्या होता है, तो आर नॉट होता है इनिशियल रेजिस्टेंस। आर नॉट क्या होता है बेटा, इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप इसे ऑल टुगेदर कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे डी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू डी टी। तो ये जो प्रोपोर्शनल्स का साइन है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम यहाँ पे अल्फा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अल्फा। अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डी टी। अब यहाँ पर ये जो अल्फा है ये क्या होता है, तो अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। क्या होता है अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल। अल्फा है आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये होता है आपका अल्फा। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये ध्यान रखना, और ये अल्फा है, दिस इज अल्फा। क्लियर? अब इसे आप इंटीग्रेट कहां से कहां तक के लिए कर सकते हैं, तो आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम, इनिशियली रेजिस्टेंस था आर नॉट और फाइनली रेजिस्टेंस होगा आर। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, टेम्परेचर आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, देखो आर माइनस आर नॉट इक्वल्स टू
यहाँ पे आर नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये आपका अल्फा जो dt है उसको मैं अभी ऐसे रहने देता हूँ, बाद में उसमें चेंज करेंगे। तो वो क्या हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर दैट विल बिकम डेल्टा टी। बिकॉज अगर मान लीजिए आर नॉट, तो अगर मैं ऐसा लिख लूं कि ये टी नॉट टेम्परेचर और ये टी टेम्परेचर, ये टी नॉट और ये टी, तो ये क्या हो जाता है आर नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी डी टी क्या हो जाएगा, तो टी माइनस टी नॉट हो जाएगा, यस और नो। और ये जो टी माइनस टी नॉट है इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा टी, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी। तो r माइनस आर नॉट इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आर नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो माइनस आर नॉट आपको दिखाई दे रहा है, इस माइनस आर नॉट को आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसे लिखिए r इज इक्वल्स टू, ये जो माइनस आर नॉट है वो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो आर नॉट को हम बाहर ले सकते हैं, रिमेनिंग रहेगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया, जो कि टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वेरी कर रहा है। बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? No, sir. नो सर। ओके ग्रेट। अब आप समझिए जो अल्फा है, अल्फा जो है वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अल्फा एक्चुअली होता ये है कि अल्फा की जो वैल्यू होती है वो बेटा 10⁻³ 10⁻⁴ की टर्म्स में इसकी वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है। अब कहने के लिए हम लोग यहाँ पे सॉरी, कहने के लिए यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग, बट एक्चुअल में ये होता है कि अल्फा की वैल्यू भी जो होती है वो वेरिएबल हो सकती है। अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। मान लीजिए अगर आपको अल्फा ऐसा दिया है दैट अल्फा इज इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो आपका क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन हमें इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, क्योंकि इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। आप जब इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे उस टाइम पे अगर आप कोई ऐसी ब्रांच लेंगे, ठीक है, सिरामिक इंजीनियरिंग या समथिंग लाइक दैट, उसके अंदर जाके आप इन सब चीजों को स्टडी करेंगे, तो उस पर हमें जाना नहीं है फिलहाल। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वेरिएशन इतना मिनिमम अमाउंट आता है कि हम लोग उसको कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो इंटरेस्टिंग चीज है वो हमने स्टडी किया कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर दोनों के बारे में। किस किस के बारे में, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। अब कंडक्टर के केस में अल्फा क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? कंडक्टर के केस में अल्फा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? चलिए देखिए, कंडक्टर के केस में हम अल्फा को लेते हैं पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर को हम लेते हैं अल्फा के केस में, सॉरी मतलब कंडक्टर केस में अल्फा आपको मिलेगा पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर में अल्फा आपको मिलेगा नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों मिल रहा है, तो पॉजिटिव भाई सब इसलिए मिल रहा है बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कंडक्टर के केसेस में आपका अल्फा पॉजिटिव होना जरूरी है, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। और सेमीकंडक्टर केस के अंदर अल्फा नेगेटिव इसलिए है बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बोलो क्लियर है ये दो चीजें? अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर फॉर द रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया कि भाई टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे कैसे आता है, सिमिलरली रेजिस्टिविटी पे भी वही सेम कंडीशन आएगी। तो रेजिस्टिविटी के लिए हम लिखते हैं रॉ इज इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये हम रेजिस्टिविटी के लिए लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं, रेजिस्टिविटी के लिए। तो ये आपका रॉ आ गया, रॉ इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। रो नॉट का मतलब होता है इनिशियल रेजिस्टिविटी, ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए
बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No. ओके नो ग्रेट, सर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मान लीजिए आपने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिस इंस्ट्रूमेंट को आपने बनाया जैसे अभी 25-30 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। अब आपने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया, डेफिनेटली कोई भी आप इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर डेफिनेटली रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। बिना रेजिस्टेंस के कोई इंस्ट्रूमेंट बनना पॉसिबल नहीं है। तो जो इंस्ट्रूमेंट आपने बेटा बनाया वो बनाया आपने 25 या 30 डिग्री सेल्सियस पे। अब हुआ क्या कि आपने टेम्परेचर उस टेम्परेचर पे बनाया और उसके साथ आपने फिर रीडिंग लेना शुरू किया तो आपकी रीडिंग एक्यूरेट आने लग गई। लेकिन आपने उसी इक्विपमेंट को, जो आपने इक्विपमेंट बनाया, जो आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया, उस इंस्ट्रूमेंट को आपने सेल किया। बनाया कितने डिग्री पे था? 25-30 डिग्री पे आसपास बनाया। उसको सेल कहाँ पे किया आपने? सेल किया उसको रशिया के अंदर। अब रशिया के अंदर -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया। तो जब वहां पे -20 डिग्री सेल्सियस पे उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे तो अब आप बताइए, जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर की वजह से जो वेरिएशन आ रहा था रेजिस्टेंस में, ठीक है, उसकी वजह से वहां पर रीडिंग कैसी मिलेंगी? सारी गलत मिलेंगी रीडिंग फिर तो, क्योंकि आपने +25 डिग्री सेल्सियस पे आपने इंस्ट्रूमेंट को बनाया था और रेजिस्टेंस आप फाइंड कर रहे थे या रेजिस्टेंस का इफेक्ट आ रहा था उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। अब सेम इंस्ट्रूमेंट आपने उठा के भेज दिया रशिया, जहां पे -20 डिग्री सेल्सियस पे उस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा रहा है, तो डेफिनेटली अब उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेरी कर जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो रेजिस्टेंस जब वहां पे वेरी कर गया तो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। तो वहां पे क्या हुआ? उसने बोला भाई तूने तो पैसे तो ले लिया मेरे से, लेकिन तूने मेरा काम करके नहीं दिया, तो गलत इंस्ट्रूमेंट बना के बेच दिया है, ठीक है। तो फिर बाद में क्या ख्याल आया उनको कि अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमें पता है कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर रेज करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। यस और नो? तो उन्होंने क्या Yes, sir. किया? उन्होंने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया। सेमीकंडक्टर आप जानते हैं ना, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनिक, ये सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसके अंदर देखिए कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट बनाया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कंडक्टर और सेमीकंडक्टर दोनों का यूज किया। किस किस का यूज किया? कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर दोनों का यूज किया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? ये आपने ले लिया ρ1, इसकी रेजिस्टिविटी और कोएफिशिएंट है α1, ठीक है। ये लेंथ L है, ये लेंथ भी L ले लिया। यूनिफॉर्म लेंथ, यूनिफॉर्म एरिया, रेजिस्टिविटी ρ1, इसकी रेजिस्टिविटी ρ2 और इसका कोएफिशिएंट α2। इस तरीके से उन्होंने बनाया। अब हुआ क्या? मान लो एक का कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज कौन कर देगा? सेमीकंडक्टर। तो ये जो बना, ये बन गया अलॉय। ये क्या बन गया? अलॉय। समझ में आया? Sir, एक बार. आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है कंडक्टर में? मान लो ये आपका कंडक्टर है सपोज, और ये आपका सेमीकंडक्टर है। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, यस और नो? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस बन गया दोनों के बीच में। तो आपकी जो रीडिंग गलत आ रही थी वो रीडिंग अब गलत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है HCO में मिल जाए, हो सकता है इरोडो में मिल जाए, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है that find out the relation between
rho 1, rho 2, alpha 1 and alpha 2 such that total resistance of the system is independent of temperature. ये पूछा जाए, ठीक है, फ्रॉम द फिगर. हमारे पास ऑलरेडी फिगर है, फ्रॉम द फिगर जो आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताई गई है, ये इस फिगर का यूज करके. ठीक है, तो क्या किया, देखो रेजिस्टेंस लिखिए आप पहले वाले का, तो क्या लिखेंगे rho 1 L by A. दूसरे का रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे, देखो इसको आप सॉल्व ऐसे करेंगे, इनिशियल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू फाइनल रेजिस्टेंस. ठीक है, अब इनिशियल रेजिस्टेंस में अगर आप देखें तो क्या लिखेंगे भाई, R1 कितना आएगा, तो rho 1 L by A. देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी कितनी है, rho 1 है, लेंथ कितनी है, L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, तो A है. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है, ये आपका एरिया हो गया. फाइन, तो हम लिखेंगे rho 1 L by A प्लस सेकंड का देखिए rho 2 L by A इज इक्वल्स टू फाइनल रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद आप देखिए क्या लिखते हैं, rho 1 L by A into 1 plus alpha 1 into delta T plus rho 2 L by A into 1 plus alpha into delta T. बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में, ये alpha 2 हो जाएगा. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो देखिए rho 1 L by A plus rho 2 L by A is equals to rho 1 L by A plus rho 1 L by A alpha 1 delta T plus rho 2 L by A plus rho 2 L by A into alpha 2 delta T. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये कैंसिल हो गया, ओ भाई साहब समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बचा क्या आपके पास में, देखिए आपके पास बचेगा rho 1 alpha 1 प्लस rho 2 alpha 2 इज इक्वल्स टू 0. ये बचेगा फाइनली आपके पास में. अब बताइए rho 1 alpha 1 प्लस rho 2 alpha 2 कहीं पे दिख रहा है आपको कि इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. हेलो, पहले तो ये बताओ, ये Yes, sir. आपको समझ में आया, मैंने जो डायरेक्ट स्टेप लिखा है ये स्टेप समझ में आया, मैंने कैसे लिखा, जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकता है, मैं आप बता दूंगा Yes, अभी. sir. समझ में आ गया सभी को, Yes, sir. तो rho Yes, 1 sir. alpha 1 प्लस rho 2 alpha 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया. ठीक है, नाउ अब आप समझिए, अगर अल्फा ये 0 कब हो सकता है, ये 0 कब होगा, जब alpha 1 क्या होगा, पॉजिटिव, और alpha 2 क्या होगा, नेगेटिव. जब ये कॉम्बिनेशन होगा तभी तो ये 0 होगा ना, अदरवाइज ये 0 तो होगा ही नहीं. अब आप समझिए alpha 1 पॉजिटिव alpha 2 नेगेटिव है तभी तो ये 0 होगा, अगर दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो 0 तो होगा ही नहीं. इसका मतलब alpha 1 और alpha 2 दोनों कैसे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. बोलो क्लियर है, Yes. क्लियर हो गया सभी को. Yes, sir. इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का मिक्सचर करके. दैट मींस वी कैन से इट्स एन अलॉय. आपने सुना होगा, इवन आजकल तो जो गाड़ियों में जो टायर आते हैं, मतलब उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, जो मेटालिक रिंग जो आती है कार के अंदर, उसके
टायर की, ठीक है, वो किससे बनी होती है, अलॉय की बनी होती है। और आपने देखा भी होगा, आप पूछते भी हैं वहां पर शोरूम के अंदर कि अगर आपको अलॉय व्हील्स चाहिए तो उसका चार्जेस इतना एक्स्ट्रा होगा, राइट, क्योंकि अलॉय व्हील्स क्या होते हैं, जल्दी बैंड नहीं होते हैं। अलॉय व्हील्स क्या है, ज्यादा जल्दी बैंड नहीं होते हैं, ठीक है, वो अलग स्टोरी है। यहाँ पर रेजिस्टेंस बेसिस पे हम अलॉयज को समझ रहे हैं। बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है, करंट डेंसिटी, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। देखिए करंट डेंसिटी, सबसे पहले चीज तो ये कि करंट डेंसिटी होता क्या है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक सिलेंडर ले लिया, इस तरीके से कंडक्टर ले लिया मान लो, इस तरीके से हमने एक सिलेंडर ले लिया। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया मैंने, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है जिसमें से करंट आई कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। जे इज इक्वल्स होता है आई बाई, तो करंट डेंसिटी जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। करंट डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे। तो जे इज इक्वल्स टू होता है आई बाय ए। इसका मतलब हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि करंट डेंसिटी का मतलब ये होता है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना करंट पास हो रहा होता है। अगर 1 एम्पियर करंट 1 मीटर स्क्वायर में से पास हो रहा है, इसका मतलब उसकी करंट डेंसिटी कितनी हो गई, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर कोई ये कहे कि इसकी करंट डेंसिटी 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, कितनी है, 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 5 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया, ठीक है, ये कहेंगे। समझिए, अगर यहां पर हम इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसा लेते हैं कुछ इस तरीके से, परपेंडिकुलर टू द करंट, तो ये आपका, ये परपेंडिकुलर हमने वेक्टर ले लिया ए डैश, क्या ले लिया, ए डैश, ये इसका एरिया ले लिया हमने। तो हम क्या लिखेंगे, J इज इक्वल्स टू आई अपॉन, कितना है ये ए डैश लिया, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा अगर है, ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए डैश कॉस थीटा हो जाएगा क्या, यस और नो भाई। अगर Yes, sir. हमने ये लिया है ए डैश, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये ए डैश कॉस थीटा हो जाएगा, यस सर। पक्का। तो हम Yes, क्या sir. लिखेंगे, J इक्वल्स टू आई बाय ए डैश कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, J इज इक्वल्स टू आई बाय ए डैश कॉस थीटा। इसका मतलब I को क्या लिख सकते हैं, J टाइम्स ऑफ ए डैश कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज समझिए कि यहाँ पर J इज ए करंट डेंसिटी डॉट वेक्टर ए, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी और नॉट, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर, एरिया हम लोगों ने अभी तक एरिया वेक्टर स्टडी किया था, याद है आप सभी को। एरिया Yes, कैसी sir. क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है एरिया। Yes, sir. प्रभु,
तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर J डॉट वेक्टर A। ये आपका क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, आप देख सकते हो। ठीक है, तो वेक्टर J अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, वेक्टर J कहाँ लेंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करंट है वो क्या आ जाएगा, वेक्टर J डॉट वेक्टर A। वेक्टर J is your current density, A is your area, both are vector quantities and current is a scalar quantity। बोलो यहाँ तक समझ में आया, Yes, sir. पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? करंट डेंसिटी बहुत छोटा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इतना ही समझना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसका आगे यूज आएगा तब हम इसको डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा और। ठीक है, बाकी कुछ इसमें ज्यादा नहीं है करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए अब हम थोड़ी सी बैटरी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। किसके ऊपर, बैटरी के ऊपर। देखिए चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। यहाँ पे हम कितना पोटेंशियल लेते हैं, 0। तो यहाँ कितना आएगा, 10 वोल्ट। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अच्छा अब बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखते हैं आप? तो जो बड़ा डंडा है वो पॉजिटिव है, जो छोटा डंडा है वो आपका नेगेटिव। ये तो आपको पता ही है। देन मान लीजिए यहाँ पर ये अब आपको बताना है इस तरीके से, ये 10 वोल्ट है। अगर यहाँ पर -2 वोल्ट है तो यहाँ कितना आएगा, 12 वोल्ट। कितना आएगा, 12 volt. 12 वोल्ट नहीं आएगा, 8 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, इससे पोटेंशियल डिफरेंस समझिए। सपोज ये x वोल्ट है तो क्या लिखेंगे, x माइनस -2 इज इक्वल्स टू 10, राइट? तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 - 2। तो x कितना आया, 8 वोल्ट आया। यस और नो? यस सर। दूसरा देखिए, सपोज यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी ली है, ये -2 वोल्ट है, तो ये कितना होगा, 6 volt. कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। कितना आएगा, मत बोलो। -6 वोल्ट। चलो देखो आगे, ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा, 12 volt.
12 वोल्ट। 12 वोल्ट। 12 volt. ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा देखिए, बहुत छोटा छोटा करवाऊंगा अभी। ये 5 ओम का रेजिस्टर लिया है, करंट इसमें से पास हो रहा है 2 एम्पियर, यहाँ पर 2 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ पर कितना आएगा? V इज इक्वल्स टू आई आर अप्लाई करेंगे तो देखिए, अब एक चीज समझिए, करंट के अंदर आप ये जो रेजिस्टर के ऊपर, जैसे यहाँ पे तो आपने देखा ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे कैसे पता चलेगा रेजिस्टर में कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव? तो पहली चीज तो रेजिस्टर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जैसा कुछ होता नहीं है। आप रेजिस्टर को चाहे ऐसे कनेक्ट करो या ऐसे कनेक्ट करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब वहां पर हमें करंट की डायरेक्शन देखनी होती है तो हमें क्या करना होता है कि जहां से करंट मतलब हायर टू लोअर की तरफ करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लस और माइनस साइन को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, इस क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर देते हैं, रुको छोड़ो दोबारा करवाता हूँ। चलो पहले इतना बता दो, फिर बाद में दूसरे क्वेश्चन में करते हैं ऐड। एक्स निकालना है, क्या क्या करेंगे? तो देखिए ये आएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना 5 इंटू 2, तो 10। वोल्टेज कितना हो जाएगा? I इंटू आर कितना होगा? 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 इंटू 10 हो जाएगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस हम ले 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10। यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. एक्स कितना आ जाएगा? -6. दूसरा देखिए, ये हमने लिया 10 वोल्ट, यहाँ पे लिया 10 वोल्ट, 2 ओम का रेजिस्टर लिया है, 5 वोल्ट की बैटरी कंसिडर की है, करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, पॉइंट बी, यहाँ पे एक्स पोटेंशियल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पर मान लो पोटेंशियल है VA, वो आपको कितना गिवन है? 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, है ना। तो क्या लिखेंगे? VA माइनस 2 2 2 एम्पियर का करंट है और 2 ओम का रेजिस्टर है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस। हमेशा याद रखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, देन यहाँ पर आप देखिए प्लस से माइनस जा रहे हैं 5 वोल्ट, तो माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना? VB। ठीक है, तो VA कितना है? 10 माइनस 4 माइनस 5, ये आपका VB आ जाएगा। तो VB का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 1 वोल्ट। बोलो क्लियर है? Yes, sir. पक्का? यस सर। Yes. नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए एक और हम ऐसा केस ले लेते हैं, ये हमने ले लिया 2 ओम का रेजिस्टर, ये एक बैटरी, यहाँ पे एक और रेजिस्टर, यहाँ पे एक और बैटरी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया A, ये आपका पॉइंट हो गया B। यहाँ पे अप्लाई किया 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर किया 4 वोल्ट, यहाँ पर हो गया 2 ओम और यहाँ पे आया 10 वोल्ट। ठीक है, नाउ फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, और इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की हुई है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे बताइए। प्लस माइनस साइन पहले देखो कहाँ क्या आएगा। प्लस माइनस साइन कहाँ रखेंगे बताओ? यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, करंट की डायरेक्शन यही है तो ये प्लस और ये माइनस, ये यही तो जा रहा है करंट। ठीक है, समझ में आया?
ओ भाई सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब बताइए क्या करेंगे? VB से स्टार्ट करते हैं। तो VB प्लस से माइनस, तो माइनस 10 वोल्ट। कितना करंट जा रहा है बेटा? 5 एम्पियर। कितने में से जा रहा है? 2 ओम में से जा रहा है। अब प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा? डिक्रीज होगा ना? यस और नो? Yes, Yes, sir. तो 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा? -10। देन माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे। यहाँ पर माइनस से प्लस जा रहे हैं ना, ये बैटरी जो लगी है इसमें माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे? +4। देन कितना करंट जा रहा है? 5 एम्पियर। कितने रेजिस्टेंस में से? 2 ओम में से। तो 5 इंटू 2 10, प्लस या माइनस? तो माइनस minus. इक्वल्स टू VA। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? VB -10 -10 -20 -20 -10 -30 -30 +4 -26। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? VB माइनस VA इज इक्वल्स टू 26 वोल्ट। बोलो समझ में आया? Yes. और VA माइनस VB पूछा होता तो -26 हो जाता। कितना हो जाता? -26। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, कुछ इस तरीके का सर्किट डायग्राम है। कुछ इस तरीके से है गिवन डायग्राम आपको, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। ये मान लो हमने ले लिया पॉइंट A, ये पॉइंट ले लिया B, ये पॉइंट ले लिया C, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो रहा है 5 एम्पियर। ये प्लस माइनस, ये आ गया 1 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, प्लस माइनस यहाँ पे, एक मिनट रुको, प्लस माइनस बाद में लेते हैं। यहाँ पे 5 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 7 एम्पियर जा रहा है। ये 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम गिवन है। यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। ये 1 ओम हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से गिवन है आपको सर्किट। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B एंड पॉइंट A एंड C। मतलब कि आपको फाइंड करना है, फाइंड VA माइनस VB एंड VA माइनस VC। ये दो चीजें जो आपको फाइंड आउट करने की रहेंगी, ठीक है। कर सकते हो सॉल्व या मैं करके बताऊं? सर बीच वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगी सर। एक मिनट रुक, ये रहा 2 ओम। चलो क्या करेंगे देखो, देखिए VA माइनस VB फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, करंट की डायरेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कितनी है? 5 एम्पियर है और इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये करंट आ रहा है। इसका मतलब ये प्लस माइनस हो गया, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस। सिमिलरली ये भी प्लस ये माइनस, इसमें 2 एम्पियर ऐसा आ रहा है तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब देखिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो VA 5 इंटू 1, 5 एम्पियर का करंट 1 ओम रजिस्टर में से पास हो रहा है। 5 एम्पियर का जो करंट है वो 1 एम्पियर में से 1 ओम रजिस्टर में से फाइंड पास हो रहा है, तो कितना वोल्टेज आएगा? पोटेंशियल 5 प्लस या माइनस?
minus, VA minus 5, देन प्लस माइनस 10, तो माइनस 10, फिर 2 ओम का रजिस्टर है, इसमें से कितना करंट जा रहा है 5 एम्पियर, तो 5 इंटू 2 10 प्लस कैसा माइनस, ठीक है minus, समझ में आया। देन अब आप देखिए करंट 7 एम्पियर का करंट 2 ओम में से पास होगा, तो 7 2 जा 14 प्लस ये माइनस, तो माइनस 14, देन प्लस सॉरी माइनस 4 इज इक्वल्स टू VB। बोलो समझ में आया। तो क्या लिखेंगे VA माइनस माइनस 5 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 14 माइनस 4, तो VA माइनस VB हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43 वोल्ट। बोलो क्लियर है यहाँ तक। yes, सिमिलरली आप VA माइनस VC निकाल सकते हैं, तो VA माइनस VC निकालने के लिए अगेन यहाँ तक तो सेम ही रहेगा इस पॉइंट तक, तो ठीक है। तो यहाँ तक लिख देते हैं VA माइनस 5 माइनस 10 माइनस 10। अच्छा अब यहाँ से चेंज होगा, अब देखिए करंट क्या आ रहा है, सामने से आ रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 ओम का रेजिस्टर है और 2 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर का करंट है और 2 ओम रेजिस्टर है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। लेकिन आप कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा प्लस की माइनस प्लस plus, होगा, ठीक है, तो प्लस 4। देन ये आपका बैटरी आया प्लस माइनस, तो माइनस आया तो माइनस 10 इक्वल्स टू VC। बोलो यहां तक क्लियर है। हेलो, yes, sir, तो ये हो जाएगा VA माइनस VC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 31 वोल्ट। बोलो कोई डाउट भाई, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, no, sir, पक्का। yes, sir, चलिए बहुत बढ़िया। सर हाँ सर वहाँ पे जो सी में लास्ट वो बैटरी कनेक्ट किया है वहाँ तो माइनस से प्लस ही जाएगा ना, मतलब कहाँ माइनस से प्लस जा रहा है बेटा, प्लस से माइनस जा रहे हैं, देख ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये देख ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हम तो ऐसे जा रहे हैं ना, हमारी जाने की डायरेक्शन कौन सी है, हाँ सर हाँ ये है, तो पहले पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया ना, ठीक है बेटा। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा अब एक चीज बताइए, जैसे मान लो मैं एक ऐसा लिखूं, सपोज मैं ऐसे लिख देता हूं, ये एक बैटरी ले ली, ये 2 ओम का रेजिस्टर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये रेजिस्टर ले लिया और ये बैटरी ले ली, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इसमें से करंट 2 एम्पियर पास हो रहा है, इसमें से करंट 2 एम्पियर पास हो रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं 4 वोल्ट की बैटरी, ये मान लेते हैं 4 वोल्ट की बैटरी, ओके, ये पॉइंट ए पॉइंट बी। ये लिखो या ये लिखो, दोनों सही है कि गलत है, क्या पहले वाले को दूसरे की तरह लिख सकते हैं, क्या दोनों सही हैं, यस और नो। यहाँ पर मैंने फर्स्ट केस के अंदर 4 वोल्ट की बैटरी पहले लगाई है, फिर 2 ओम का रजिस्टर लिया है, सेकंड केस में मैंने रजिस्टर पहले लिया है, बैटरी बाद में लगाई है, डज इट मेक एनी डिफरेंस, no, डज इट मेक एनी डिफरेंस। No. है नो सर। पक्का। नो सर। yes, देखो आप पहले बैटरी पर, हाँ बैटरी आप पहले लगाओ फिर रजिस्टर लगाओ, रजिस्टर पहले लगाओ बैटरी बाद में लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कब, जब सिंगल कनेक्शन हो, ऐसा कब, जब सिंगल कनेक्शन हो, मतलब सिंगल एक सेपरेट ब्रांच हो, उस ब्रांच में कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, बताइए जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं, ये सर्किट ले लिया, 4 ये रजिस्टर ले लिया, बैटरी ले ली, देन रजिस्टर, देन बैटरी, देन अगेन बैटरी एंड देन अगेन रजिस्टर। ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया बी। यहाँ पर 4 ओम का रजिस्टर है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसमें ऐसा लिखूं कि 4 + 3 + 2 टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 9 ओम हो गया। अगर मैं इस सर्किट को इस तरीके से लिखूं, ये 9 ओम का रेजिस्टर ले लिया, ये 10 + 2 12 - 4 तो कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट + 2 वोल्ट - 4 वोल्ट कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। तो क्या अगर ऐसा लिखो तो कोई दिक्कत? क्या ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम इजी वे में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं? मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ क्या? यस सर, यस समझ में मतलब आया ऐसे ही ये? लिख सकते हैं। ओके हाँ, तो ये यहाँ पर हमने जो लिखा है क्या ये सही है बेटा? क्या ये सही है? चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी अगेन। अब आप समझिए, थोड़ा सा बैटरी को और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल ड्रॉप। इन चीजों को तीनों चीजों को हम समझेंगे। देखिए, इसके लिए आप एक चीज समझिए पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आगे कुछ केसेस स्टडी किए जिससे मैंने आपको बताया कि एक रेजिस्टर है, ये बैटरी है, इस बैटरी के पास में भी वोल्ट है, अगर यहाँ 0 तो यहाँ भी, यहाँ 0, ये R तो यहाँ करंट जाएगा V/R। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि जब यहाँ पर बैटरी के पास V वोल्ट होता है तो यहाँ पे हमने V वोल्ट कंसीडर किया है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे पॉजिट्रॉन लो या चाहे इलेक्ट्रॉन लो, जो भी लो, ठीक है, समझने के लिए हम चार्ज में बोल देता हूँ कि जो चार्ज होता है, चार्ज को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी। चार्ज को एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? बैटरी। अब वो जो चार्ज है वो बैटरी के पास से एनर्जी लेके निकलता है एकदम ऐसे होके, फिर जैसे ही वो उस कंडक्टर में से या उस रेजिस्टर में से पास होता है तो वहां पर उसकी जो एनर्जी है वो क्या होती है? डिक्रीज। मतलब अगर ये एनर्जी का लेवल है तो एनर्जी का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज होना शुरू होता है। फिर वो वापस से 0 होते हुए फिर नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंचता है, फिर जाके भीख मांगना शुरू करता है कि मुझे एनर्जी दे दो। अगेन वो एनर्जी लेता है, अगेन एनर्जी लेके वो आगे की तरफ बढ़ता है, फिर वापस से वहां पहुंचता है, फिर एनर्जी मांगता है, फिर वो आगे जाता है, फिर एनर्जी डाउन होती है, फिर नीचे आता है, फिर एनर्जी लेता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। यस और नो? लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बैटरी के अंदर जो प्रोसेस हो रही होती है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। अब जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से बनाऊं, देखिए कि ये V वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ठीक है, और ये इसके अक्रॉस ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से वर्क करती है। तो होता क्या है कि चार्ज को इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से लगती है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है वो कुछ इस तरीके से लगता है, और ये आपका 1 कूलम चार्ज आया।
अब जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चार्ज जो है 1 कूलम चार्ज, जिसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो 1 कूलम चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। कहां से कहां जा रहा है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, इस बैटरी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है। इसका मतलब चार्ज जा कहां से कहां रहा है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। जब चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो खुद से तो जाएगा नहीं, खुद से तो नहीं जाएगा भाई, उसके अंदर एनर्जी है ही नहीं, तो जाएगा कहां से? तो वहां पर क्या हुआ है कि एक केमिकल जो रिएक्शन हम बता रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होती है जो बैटरी के अंदर हो रही होती है, उस टाइम पे उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है? फोर्स। उसे मैं कहूंगा फोर्स अप्लाइड बाय बैटरी। जैसे कि हम खुद एक चार्ज को खींच के ले जाते हैं कि चल, ऐसे खींच के हम उसको लेके गए, तो जैसे एक एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा होता है चार्ज को मूव करवाने के लिए, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले जाने के लिए, सिमिलरली यहाँ पर बैटरी उसी तरीके से काम करती है। और उसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फोर्स अप्लाइड बाय द बैटरी, जिसे मैंने FB से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये जो फोर्स अप्लाइड बाय द बैटरी है, इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हाँ काव्या, सर फिर से एक बार समझिए। ओके देखिए क्या है, जैसे मान लो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इस डायरेक्शन में वर्क करता है, यस और नो, है ना? अब क्या होता है बेटा कि जैसे 1 कूलम का चार्ज यहाँ पर एंटर हुआ सर्किट के अंदर, मान लो यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज आया, अब इसके पास तो पोटेंशियल कितना है? 0 पोटेंशियल है, और यहाँ पे उसे लोअर पोटेंशियल से कहाँ जाना है? हायर पोटेंशियल की तरफ जाना है। लोअर पोटेंशियल से कहाँ जाना है? हायर पोटेंशियल। अगर किसी भी चीज को लोअर से हायर पे जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, तभी तो आप उसको खींच के ले जाओगे, क्योंकि वो अपने आप तो तभी जा सकता है जब उसके पास एनर्जी हो। लेकिन यहाँ पर उसके पास एनर्जी नहीं है, 0 एनर्जी है, तो उसे वहां से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो फोर्स जो अप्लाई कर रहा है बैटरी कर रहा है, वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? बैटरी कर रहा है। तो वो जो फोर्स बैटरी अप्लाई कर रही है, जिस फोर्स की वजह से बैटरी 1 कूलम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से उठाकर हायर पोटेंशियल पे ले जाती है, इस टाइप का जो फोर्स जो बैटरी अप्लाई कर रही है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वही आपका EMF कहलाता है। क्या कहलाता है? EMF। तो हम ये कहते हैं EMF is the work done by the battery in moving a unit charge from lower potential to higher potential। क्या लिखते हैं EMF के लिए? देखिए EMF के लिए हम लिखते हैं EMF, जिससे हम कहते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, क्या लिखा जाता है इसके लिए? EMF is the work done by battery, work done by battery, work done by battery in moving unit positive charge from lower potential to higher potential। बोलो क्लियर है यहां तक? ये क्या Yes, हो गया sir. बेटा? ये आपका हो गया EMF। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? EMF हो गया। लेकिन अब ये EMF कैसे वर्क करता है? देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने सपोज मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, देखिए
जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और यहाँ पे फोर्स ऑन द बैटरी लग रहा है, ठीक है। तो जब ये फोर्स एक्ट कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, जब ये फोर्स एक्ट कर रहा होता है, सपोज हम ये कह रहे हैं कि एक बैटरी का ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 12 वोल्ट है। कितना है? 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस टेन वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने लिया इसके अक्रॉस आपको 10 वोल्ट मिल रहा है, इसके अक्रॉस आपको कितना मिल रहा है? 10 वोल्ट मिल रहा है। तो ईएमएफ कितना है? द मैक्सिमम पोटेंशियल अक्वायर्ड बाय अ बैटरी इज 12 वोल्ट। द मैक्सिमम पोटेंशियल अक्वायर्ड बाय अ बैटरी इज अ 12 वोल्ट। तो ईएमएफ 12 वोल्ट है, मिल कितना रहा है? 10 वोल्ट। तो 2 वोल्ट कहां गया? 2 वोल्ट कहां गया? तो वो जो 2 वोल्ट होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप। इतना ड्रॉप हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए बैटरी की कैपेसिटी, बैटरी ने 12 वोल्ट एनर्जी खर्च करी, मतलब उस मान लो 12 जूल एनर्जी है बैटरी के पास में। कितनी एनर्जी है? 12 जूल एनर्जी बैटरी के पास में है, राइट। अब हुआ क्या कि उसको चार्ज को खींच के ले जाया गया। वो जो चार्ज है उस चार्ज को 1 कूलम जो चार्ज है उसको उसने लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले जाने के लिए 12 वोल्ट एनर्जी खर्च करी। लेकिन उसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गई? लॉस हो गई। क्या हो गई? सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो गई। तो नेट आउटपुट पे आपको जो एनर्जी मिली वो कितनी मिली? तो वो एनर्जी मिली 10 जूल। वो एनर्जी कितनी मिली? 10 जूल। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को? सर एक बार फिर। मैं ये कह रहा हूं बेटा, मान लीजिए कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को उठाया, आपने मान लो किसी ऑब्जेक्ट को पुल किया। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुल किया, अगर मान लो नीचे से कोई उसे खींच रहा होता, तो आपने मान लो 20 जूल एनर्जी आपने उसको खींचने में लगाई और नीचे वाला 5 जूल लगा रहा है, तो नेट कितना बचा? 15 जूल ही बचा ना आपके पास। तो हाँ सर। इसी तरीके से बैटरी में है, बैटरी ने अप्लाई कितना जूल किया था? 12 जूल अप्लाई किया था एनर्जी। उसमें से मिला कितना? तो 10 जूल एनर्जी मिली। तो 2 जूल एनर्जी कहां गई? तो बेटा वो खर्च हो गई। वो कहां गई? खर्च हो गई। मतलब पोटेंशियल उतना ड्रॉप हो गया। समझ में आया? लॉस ऑफ एनर्जी यहां पर हो रही है 2 जूल। अब जो एनर्जी इसलिए मैं बोल रहा हूं बिकॉज जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो मैं बता रहा हूं, तो V इज इक्वल टू होता क्या है? W बाय Q। V इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? W बाय Q। इसका मतलब यह मैं अगर ये लिखूं कि 10 जूल एनर्जी फॉर अ 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? यस। तो यहाँ पर यही चीज हो रही है कि बेटा जैसे मान लो अगर आप अपने आपके घर में जो सेल है, जो आप इसमें यूज करते हो, क्या कहते हैं, टॉर्च वगैरह के लिए यूज करते हो, या फिर अपना क्या बोल सकते हैं, वॉल क्लॉक के अंदर यूज करते हो, ठीक है। तो जो सेल होता है उस सेल पे आप देखना लिखा होगा 1.5 वोल्ट। कितना लिखा होगा? 1.5 वोल्ट। लेकिन अगर आपके पास मल्टीमीटर हो या फिर वोल्ट मीटर हो, उससे जब आप उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1.6 वोल्ट शो करेगा वो मल्टीमीटर से जब आप शो करोगे। उसमें आपने कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टर लगाया नहीं होता है। 1.6 वोल्ट वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है और हम उसे यूज कर रहे होते हैं 1.5 वोल्ट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 0.1 वोल्ट क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। आई बात समझ में? यस और सर। नो? इवन आपकी जो कार की बैटरी होती है जो कि 12 वोल्ट की होती है, अगर आप उसके अक्रॉस भी टर्मिनल लगा के चेक करेंगे, अगर वो फुल्ली चार्ज है, ठीक है, तो हमेशा 12 से ज्यादा ही शो करेगा, 12 से कम नहीं शो करेगा, या इधर 12 भी शो नहीं करेगा, 12 से ज्यादा ही शो करेगा।
क्योंकि उस बैटरी के अंदर भी यही सिस्टम होता है कि उसे पता रहता है कि भाई मेरा सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो बैटरी के अंदर ही लगा हुआ है। बैटरी जो है उसके अंदर ही सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस हो रहा है वो पोटेंशियल ड्रॉप है आपका। कोई भी चीज जो है बिना रेजिस्टेंस के तो बनती नहीं है, तो जो बैटरी है उसका खुद का भी तो एक रेजिस्टेंस होगा, उसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो वो देखिए इस तरीके से देखिए ये हमने ईएमएफ अप्लाई किया 12 वोल्ट का, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल आर, ये इसमें से करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे? ये V वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, क्या लिखेंगे बताइए? तो आपको लिखना पड़ेगा V, ये प्लस ये माइनस, V माइनस E, और ये माइनस से प्लस, तो प्लस I इंटू आर इज इक्वल्स टू 0। तो क्या लिखेंगे? V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, V इज इक्वल्स क्या लिखेंगे? E माइनस आई आर। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है क्या? इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इसे क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। जो स्टैंडर्डाइज बुक्स होती हैं उसके अंदर आपको इस तरीके का डायग्राम दिखाई देगा, ठीक है। और आपको जो पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है वो कितना मिलेगा? आप देखिए, ये आपने लिया, ठीक है, इसके अक्रॉस जब आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? तो देखिए V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर में ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये आपका ईएमएफ हो गया, और ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ईएमएफ माइनस पोटेंशियल ड्रॉप। क्या मिल रहा है? ईएमएफ माइनस पोटेंशियल ड्रॉप। बोलो क्लियर है यहाँ तक? हेलो, Yes. क्लियर है? क्लियर है या नहीं? Yes, sir. यस सर। आधे लोग तो सो जाते हैं मुझे लगता है। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। पक्का? Yes, sir. चलिए बहुत